नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 28। पिछले भाग में आपने सुना रानी कालपी पहुंच गईं। राव साहब, नाना साहब और तात्या वहीं मिले। रानी ने सेना के अनुशासनहीन और शिथिल संगठन को देखा और असंतुष्ट रही। रानी को काशीबाई की मृत्यु का और जूही को मोतीबाई और बाकी सब वीरों के बारे में पता चला। बानपुर, शाहगढ़ और बांदा की सेना भी कुछ समय बाद कालपी पहुंची। 20 सहस्त्र सैनिक इकट्ठे तो हुए, पर रानी को उसमें भर्ती लुटेरों और बदमाशों की चिंता थी, जिन्हें स्वराज्य से ज्यादा लूट खसोट करने में रुचि थी। अगले कुछ समय तक रानी ने वहां मौजूद सभी लोगों में रोज होने वाले नाच रंग और भंग के सेवन को देखा। तात्या को जूही ने अपनी भावनाओं के बारे में बताया। कोच के युद्ध में राव साहब की बुरी तरह हार हुई और वे वहां से किसी तरह बचकर निकले, जिसके बाद रानी ने भरे दरबार में राव साहब को कोच की हार के कारणों से अवगत कराया। उन्हें बताया कैसे अव्यवस्था का कारण एक व्यक्ति को मुख्याधिकारी न मानना, समय नष्ट करना और मनचाही करना है। इसके बावजूद भी उपस्थित सरदारों ने राव साहब को प्रधान सेनापति नियुक्त कर लिया। रोज ने कालपी पर आक्रमण किया, जिससे पहले पेशवाई सेना ने कोच की हार, रानी की भर्त्सना और फिर अंग्रेजों से बदला लेने के लिए खूब भंग पी। हालांकि रानी ने सारी युद्ध नीति समझाई, लेकिन फिर भी सैनिक इतना पिए होने के कारण किसी आज्ञा का ठीक से पालन नहीं कर सके। 2 दिन के युद्ध के बाद सेना में बचे हुए लुटेरे बदमाशों ने कालपी को ही लूटना शुरू कर दिया। अंततः हार झेली और पेशवा ने कालपी छोड़ी। रोज को कालपी की युद्ध सामग्री मिली। 2 और अंग्रेजी दस्ते रोज के दस्तों से आकर मिल गए। अब आगे। राव साहब के पास रईस और सरदार काफी थे, परंतु सेना बहुत कम थी। तोपें नहीं थी, सामान नहीं बचा था और व्यवस्था तो कभी भी न थी। दिन भर लू चली, रात को भी काफी गर्म हवा चल रही थी। तारे धूल की पतली चादर से ढके हुए थे। गोपालपुरा के एक बगीचे में राव साहब, तात्या, बांदा के नवाब इत्यादि आगे की योजना के आकार प्रकार बना बिगाड़ रहे थे। रात अंधेरी थी, पास में कोई उजाला न था, इसीलिए किसके चेहरे पर क्या गुजर रही थी कोई नहीं देख सकता था। रानी लक्ष्मीबाई अपने शिविर में थी, उस दरबार में न थी। राव साहब ने कहा, किसी प्रकार नागपुर की ओर पहुंच पावे तो शीघ्र सैन्य संग्रह हो, इंदौर की छावनी से भी सहायता मिले। बांदा के नवाब ने अपनी घबराहट प्रकट की। हैदराबाद के निजाम के मारे नागपुर के पड़ोस में ठहर पाना दूभर हो जाएगा। तात्या बोला, निजाम का कोई भय नहीं, वहां की जनता तुरंत हमारा साथ देगी। राव साहब, वहां से महाराष्ट्र सड़क जाने में बड़ा सुविधा रहेगा। पहाड़ियां, किले, घाटियां और नदियां बारगी और भूबंदी दोनों प्रकार की लड़ाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। नवाब, परंतु वहां पहुंचेंगे कैसे? तात्या, पहुंचाने का जिम्मा मैं लेता हूं। नवाब, जासूसों से जो खबर मिली है उनसे हर हालत में इस नतीजे पर पहुंचने के लिए विवश हूं कि हम लोग पिंजड़े में फंस गए हैं। राव साहब, अवध की तरफ चलना ज्यादा अच्छा होगा। अवध पास है, मार्ग सीधा है, वहां की जनता अदम्य है। लखनऊ का पतन हो गया तो क्या हुआ, नाना साहब अभी वहां हैं, बेगम साहब भी हैं। तात्या, अवध में हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, एक बाधा अवश्य है। राव साहब, वह क्या? तात्या, उस प्रदेश में किले बहुत कम हैं। नवाब, एक बड़ी बाधा और है, अंग्रेजों की बेशुमार पलटनें अवध में फैल गई हैं और ज्यादा कलकत्ते से आ रही हैं। एक सरदार, मेरी समझ में तो यह आता है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर इधर उधर फैल जाओ और अंग्रेजी इलाके की लूट मार शुरू कर दो। दूसरा सरदार, और नए नए लोगों को इन टुकड़ियों में भर्ती करते जाओ। एक दिन
काफी बड़ी सेना बिना परेशानी के अपने पास हो जाएगी, तब हम लोग अंग्रेजों को चित्त कर देंगे। तात्या: इसमें कितने दिन लगेंगे? राव साहब: समय की क्या चिंता है, अंग्रेजी सेना में फिर कोई बलवा होगा तो पे हाथ आ जाएंगी और काम बन जाएगा। नवाब: लेकिन तोपें अब हिंदुस्तानी फौज के हाथ में कभी नहीं आवेंगी, तोप खानों को अंग्रेज अपने हाथ में रखने लगे हैं। एक सरदार: परंतु जनता के पास तो हथियार हैं। नवाब: जब तक आप अपनी फौज इकट्ठी करेंगे तब तक अंग्रेज लोग सारी जनता के हथियार अपने माल खाने में रखवा लेंगे। राव साहब: कहीं काल पे फिर वापस मिल जाए तो सब दिक्कतें दूर हो जाएं। नवाब: हम तो चाहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ भी हाथ में आ जाएं, मगर चाहने से क्या होता है। सरदार: मेरा कहना मानिए, टुकड़ियों में बंटकर लूटमार शुरू कर दीजिए। तात्या: जनता साथ न देगी। राव साहब: तुम अवध के लड़ाकों को भर्ती करके यहां ले आओ। तात्या: जो आज्ञा। नवाब: लेकिन इसमें तो वक्त लगेगा, और तब तक हम आप क्या करेंगे? राव साहब: तो फिर राजा बखत बली और राजा मर्दन सिंह को बुंदेलखंडी सेना सहित फिर बुलवाओ। नवाब: उनको हमारा साथ देना होता तो गोपालपुरा में आज कभी के आ जाते। राव साहब: तब फिर क्या किया जाए? सरदार: राजपुताने की तरफ चलिए, वहां की छावनियों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तात्या: वहां की छावनियां बहुत करके अपना साथ देंगी। राव साहब: मेरा मन दक्षिण भारत के लिए बहुत बोलता है। नवाब: परंतु वहां तक पहुंचे कैसे? तात्या: मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं पहुंचा दूंगा। नवाब: मैं भी जरा पहले अर्ज कर चुका हूं कि झांसी, सागर, सीहोर वगैरह में बहुत सी अंग्रेजी फौज है और हम यहाँ पिंजड़े में फंस गए हैं। सरदार: तब फिर अंग्रेजों के हाथ अपने को सौंप दिया जाए। नवाब: वह तो मैंने हरगिज नहीं कहा। राव साहब: तब फिर किसी अंग्रेजी छावनी पर एकदम टूट पड़े और उसको चीरते हुए आगे बढ़कर भाग्य की परीक्षा करें। नवाब: परंतु बिना बड़ी तोपों की मदद के छावनी के ऊपर हमला करना मौत के मुंह में जाना है। राव साहब: यदि तात्या महाराष्ट्र में जाकर जनता को जागृत कर दे तो अंग्रेज वहां उलझ जाएंगे और तब हम सरपट महाराष्ट्र में पहुंच सकते हैं। नवाब: लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि तब तक हम लोग यहाँ क्या करें। तात्या: रानी साहब की राय ली जाए। राव साहब: मैं रानी साहब की राय की बहुत कदर करता हूँ, वे बहुत अच्छी सैनिक हैं और लड़ाई के मैदान में विजय भी प्राप्त करा सकती हैं, परंतु स्त्री हैं और जितना संसार हम लोगों ने नापा है उतना उन्होंने नहीं। नवाब: इस पर भी उन्होंने 10 महीने खूबी के साथ झांसी का राज्य किया, ऐसा कि प्रजा उन पर कुर्बान हो गई। राव साहब: यह सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं, मानना न मानना अपने हाथ में है। तात्या: उनको सवेरे लिवा लाऊं? सरदार: सवेरे जरा बाद, सवेरा होने में बहुत देर भी नहीं है, वे अपने भजन पूजन से निवृत्त हो जाएंगी, तब तक अपन लोग जरा नशा पत्ता करेंगे, कहीं दिन से नहीं छनी है। कहीं से कोई अच्छी सलाह ना मिली तो विजया भवानी सिर पर चढ़कर सब कुछ बोल बता देगी। राय साहब: बहुत अच्छा है, अभी अंग्रेज हम लोगों से काफी दूर हैं, हवा पर बैठकर तो आए नहीं जाते, परंतु भाई गहरी न छने, नहीं तो रानी साहब कुछ ज्यादा डांट फटकार करेंगी। इस तरह रात भर यह विवाद जारी रहा, परंतु ये लोग किसी भी निश्चय पर न पहुंच सके। प्रातःकाल के उपरांत तात्या रानी को लिवा लाया। तात्या ने उनको रात के अधिवेशन का संक्षेप में वृतांत सुना दिया था। लोग भंग पीकर निवृत्त हो गए थे, हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे कि वे आ गईं। लोग उनका अदब करते थे, इसीलिए हुक्के हटा दिए गए। पेशवाई सेना की अधोगति का उनको पता था, तो भी उन्होंने अपने क्षोभ को दबाकर परिस्थिति को भली भांति समझने के लिए प्रश्न किए। जो उत्तर मिले
उनका निचोड़ वही था जो रात की बैठक में बांदा के नवाब ने बतलाया था। हम लोग पिंजड़े में फंस गए हैं। रानी ने कहा, अब तक हम लोग जहां जहां अंग्रेजों से जम कर लड़ पाए वहां वहां किलों का आश्रय लेकर फिर किसी मजबूत किले को हाथ में करना चाहिए। तोपें सहज ही ढल जाएंगी, काम चालू हो जाएगा। राव साहब, परंतु झांसी और कालपी के किले तो फिर नहीं मिल सकते, कम से कम अभी हाल हाथ नहीं आ सकते। रानी, इनको कुछ दिनों विचार से अलग रखिए। तात्या, नरवर का किला बहुत अच्छा है, निकट सिंध नदी है, आसपास पहाड़ जंगल हैं। नवाब, करेरा का भी किला अच्छा है। रानी, न। राव साहब, तब फिर कौन सा किला? ग्वालियर का, वही यहां से अत्यंत निकट है। राव साहब, ग्वालियर का किला? नवाब, ग्वालियर का? रानी, हाँ, ग्वालियर का। ग्वालियर की वस्तु स्थिति का पुनः अनुसंधान करके तुरंत ग्वालियर पर आक्रमण कर देना चाहिए। राजा और वहां के 2-3 सरदार अंग्रेज कंपनी के पक्षपाती हैं, परंतु सेना और जनता नहीं है। सेना यदि हमारा पक्ष प्रबलता के साथ न भी पकड़ेगी तो ढुलमुल अवश्य रहेगी। ग्वालियर में बनी बनाई सजी सजाई बढ़िया तोपें, गोले, गोली, सैकड़ों मन बारूद और अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री तथा अटूट कोष है। नवाब, लेकिन। राव साहब, हाँ, परंतु। रानी, किंतु परंतु कुछ नहीं। बिना किले के कोई भी प्रयास आत्मवध के समान होगा, और सिवाय ग्वालियर के किले के हमारे लिए सब किले इस समय स्वप्न हैं। राव साहब, बात तो ठीक कह रही हैं भाई साहब, आप भी सोचिए नवाब साहब। क्यों तात्या? नवाब, मैं रानी की राय को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ग्वालियर की सेना या कुछ सरदारों को चढ़ाई के पहले मिला लेना चाहिए। तात्या, वहां का हाल मुझको मालूम है। माहुरकर, बलवंत राव और दिनकर राव दीवान के सिवाय और सब सरदार स्वराज्य स्थापना के पक्ष में हैं। सेना का काफी अंश हमारा साथ देगा। रानी, एक बार फिर जाओ, शीघ्र जाओ और पूरा पता लगाकर शीघ्र आओ। राव साहब, शीघ्रता के लिए तो तात्या शेरों का शेर है। आज्ञा पाकर तात्या तुरंत ग्वालियर की ओर रवाना हुआ। संध्या होते ही रानी थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हुई। ध्यान के उपरांत वे शिविर के बाहर निकली थी कि रामचंद्र, देशमुख, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद आ गए। रानी के पास उस समय लाल कुर्ती वाले केवल 200 सवार रह गए थे, हिंदू और मुसलमान। इस रिसाले के प्रधान सेनाध्यक्ष रानी थी और उनके अधीन युद्धपति ये 3 पुरुष और वे 2 स्त्रियां, जिनमें मुंदर तो रानी के साथ छाया की तरह रहती थी। यह छोटी सी सेना उनकी परम भक्त थी और संयमनिष्ठ। रघुनाथ सिंह ने कहा, सरकार, दीवान जवाहर सिंह अपने इलाके के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कुछ सेना इकट्ठी की थी, कंपनी के दस्ते उनको पछिया रहे हैं। वे अब इस ओर शायद ही आ सकें। गुल मोहम्मद बोला, सरकार, हम अपने मुल्क पहुंच पाए तो इतना पठान लाए कि दुश्मनों को कच्चा चबा जाए। देशमुख ने कहा, सिपाही आगे के हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी बोली, प्रधान सेनापति राव साहब पेशवा हैं, मैं इस समय कुछ नहीं बतला सकती, परंतु शीघ्र कुछ होगा यह कह सकती हूं। देशमुख, अपना रिसाला लड़ने के लिए उकता रहा है। रानी, यह सैनिक का एक दोष है, गुण नहीं। उकताना नहीं चाहिए। उनको समय पर भोजन, आराम, वेतन मिलता जा रहा है। उन तीनों ने हाँ में उत्तर दिया। रानी ने कहा, किसी समय भी तनिक सी भी कमी जान पड़े मुझसे तुरंत कहना। मेरे पास अभी बहुत से हीरे जवाहर हैं। तुम लोगों को और तुम्हारे रिसाले को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मैं यही चाहती हूं। कभी नहीं हो सकता, यह कहकर वे लोग चले गए। भोजन करने के उपरांत रानी ने शयन किया। मुंदर पैर दबाने लगी। रानी ने पैर खींचकर कहा, तेरी यह आदत न जाने क्यों नहीं जाती। मेरा शरीर नहीं दुख रहा है। उस दिन नहीं दुखा जब झांसी से कालपी आई थी,
आज तो कोई परिश्रम ही नहीं किया है। हाँ, नहीं जाती, मुंदर ने हठपूर्वक और इठला कर कहा। चाहे जैसी पीड़ा सिर पर आ जाए, आप कभी कहती थोड़ी ही हैं। मुंदर पैर दाबने लगी। तो तू क्या जन्म भर मेरे पैर दाबा करेगी? जी हाँ, जन्म भर। रिशाले की कर्नल होकर? जी हाँ, जब एक दिन जनरल हो जाऊंगी तब भी इन पैरों का दाबना नहीं छोड़ूंगी। पैरों के दबाने वाले जनरल का नाम सुनकर लोग क्या कहेंगे? जिन लोगों को ना मालूम होगा कि इन चरणों की धूल में जनरल बनाने का गुण है, वे भले ही कुछ कहें। कदाचित ऐसा हो, परंतु मेरी वाणी में यह गुण नहीं है। इन लोगों की सम्मति देती हूँ, हाँ हाँ कर देते हैं, परंतु करते मनमानी है। कालपी का युद्ध क्या हारने योग्य था? इनमें कोई रण पंडित है ही नहीं। एक है, तात्या टोपे, परंतु उसकी चलती नहीं, और वह आवश्यकता से अधिक आज्ञानुवर्ती है। प्रतिवाद करना जानता ही नहीं। वे कालपी के युद्ध में नहीं थे, घर चले गए थे। उस समय उसको क्षोभ हो गया था। कारण को उघारना व्यर्थ है। तू जानती है, यदि इन असंख्य सेनापतियों में गांठ की कोई बुद्धि होती तो इनके व्यसन न खटकते, परंतु व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। यही बात जो ही कहती है, अपने अन्य सरदार भी कहते हैं। गुल मोहम्मद बात करने में जैसा लठ जान पड़ता है, वैसा वास्तव में नहीं है। वह चतुर और वीर दल नायक है, वैसे ही देशमुख और नगुरात सिंह हैं। हाँ सरकार। एक बात बता मुंदर। आज्ञा सरकार। तू संसार में सबसे अधिक किसको चाहती है? सच सच कहना। सच कहती हूँ। भगवान जानते हैं मैं आपको सबसे अधिक चाहती हूँ। मेरे उपरांत किसको? मुंदर ने उनके पैर पकड़ लिए, सिर नीचा कर लिया। और कौन है सरकार? नाम बतलाऊं? नहीं, मुंदर तू विवाह करना। जब सरकार स्वराज्य स्थापित कर चुकेंगी तब। स्वराज्य तो देर सवेर स्थापित होगा ही, तू विवाह के लिए क्यों रुके? यह जीवन का मुख्य कार्य नहीं है। यह तेरी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मेरी अनुमति है। असंभव सरकार, मेरा प्रण है। जूही ने भी प्रण किया है, उस पर मुझको दया आती है। उसने मरण पर्यंत कौमार्य व्रत का प्रण किया है। असंभव नहीं है। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछ। जितनी निर्भय आप हैं, क्या कोई और भी हो सकता है? अवश्य, कुछ कठिन नहीं। सो कैसे? सहज ही। काफी शारीरिक श्रम कर सहज ही ध्यान और विश्वास से सहज हो जाएगा। मुंदर गद गद हो गई। कुछ क्षण चुप रहने के बाद यकायक बोली, भाई साहब, मैं आपके समक्ष मर जाऊं तो मुझे बड़ा सुख होगा। मोतीबाई किसी मृत्यु की आराधना करती हूं। जो बात मैंने बतलाई वह इससे कहीं बढ़कर है। सन 1844 में अंग्रेजों ने सिंधिया की सेना को, जो होलकर सिंधिया के परस्पर युद्धों के कारण पहले ही क्षीण हो चुकी थी, पराजित किया था। तब से ग्वालियर को केवल 10 सहस्त्र सिपाही रखने का अधिकार रह गया था, और तब से लगातार अंग्रेज रेजिडेंट ग्वालियर का शासन सूत्र अपने हाथ में रखे रहा था। सन 1853 में जयाजी राव को शासनाधिकार मिल गए, परंतु सूत्र रेजिडेंट के हाथ में ही रहा। बची खुची सलाह सम्मति के लिए आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर था ही। ग्वालियर में सिंधिया की 10 सहस्त्र सेना के अतिरिक्त पोषक एक अंग्रेजी सेना भी थी। इस पोष्य सब्सिडरी सेना ने भी सन 57 के विद्रोह में भाग लिया। तात्या यहां आया जाया करता ही था। यह सेना तात्या के साथ कानपुर पहुंच गई, परंतु इस सेना ने जयाजी राव और दीवान दिनकर राव के कौशल के कारण ग्वालियर स्थित अंग्रेजों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और वे सुरक्षित आगरा पहुंचा दिए गए। जयाजी राव ने किसी प्रकार अपनी सेना को शांत रखा। यदि ग्वालियर राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता तो निजाम और सिख राजाओं के कंपनी भक्त रहते हुए भी अंग्रेजी राज्य हिंदुस्तान में किसी प्रकार भी नहीं टिक सकता था। ग्वालियर कोई बड़ा प्रबल राज्य नहीं था, परंतु ग्वालियर के विरुद्ध होते ही अंग्रेजी राज्य के खिलाफ स्वराज्य का सकारात्मक गुण इतनी प्रचंडता और वेग के साथ आसपास के राज्यों, विंध्यखंड और दक्षिण भारत में फैलता
कि अंग्रेजी राज्य उससे बच ही नहीं सकता था। जब तात्या ग्वालियर पहुंचा, तब उसने वहां की सेना के एक बड़े अंग और अधिकतर सरदारों को रानी तथा पेशवा के बहुत कुछ अनुकूल पाया। सिंधिया सरकार को पेशवाई सेना के गोपालपुर में आ जमने की सूचना मिल गई थी। गवर्नर जनरल को तुरंत समाचार दिया गया और अपनी दृढ़ तथा प्रबल राजभक्ति का पक्का आश्वासन। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इंग्लैंड को तार दिया, यदि सिंधिया बलवाइयों में शामिल हो जाए तो मुझको कल ही बंधना बोरिया बांधकर यहाँ से चल देना पड़ेगा। तात्या ने राव साहब इत्यादि को ग्वालियर का हाल दूसरे दिन लौट कर सुनाया। रानी ने तुरंत आक्रमण कर देने की सलाह दी। राव साहब ने सिंधिया सरकार को एक पत्र लिखा, जिसका तात्पर्य यह था कि हम दक्षिण की ओर स्वराज्य स्थापना के प्रयत्न में जा रहे हैं। आप हमारे पुराने नाते का स्मरण कीजिए और हमें सहायता दीजिए। दिनकर राव ने जो उत्तर दिया वह गोल मटोल था, न उसमें हामी थी और न इनकार। दिनकर राव ने रेजिडेंट को सूचना भेज दी। पेशवा की सेना कालपी के युद्ध के 4 दिन बाद ग्वालियर राज्य में धंस गई। सिंधिया सरकार का एक अफसर 400 पैदल और 150 घुड़सवार लेकर रोकने के लिए पहुंच गया। वह जरा सी डांट फटकार में ही पीछे हट गया। 2 दिन बाद राव साहब की सेना ग्वालियर से 9 मील की दूरी पर एक गांव के पास ठहर गई। राव साहब ने सिंधिया को एक पत्र फिर सहायता के लिए लिखा। इस पर ग्वालियर की राजसभा में विवाद हुआ। राजा का इरादा था बलवाइयों पर तुरंत हल्ला बोल देने का। दीवान की नीति थी ह्यू रोज के आने तक बलवाइयों को किसी बहाने अटकाए रहना और अपनी सेना को किसी प्रकार काबू में रखना। राजा ने नहीं माना और 1 जून को मुरार के पूर्व बहादुरपुर गांव के निकट पेशवा का मुकाबला करने के लिए 6000 पैदल, 1200 भड़कीले सवार और 8 आधुनिक बड़ी तोपें लेकर मोर्चा जा पकड़ा। प्रातःकाल होते ही सिंधिया ने पेशवा की ओर गोले फेंकने शुरू कर दिए। जब तक सिर पर गोले नहीं पड़े, राव साहब और तात्या ने भी समझा कि ग्वालियर की तोपें पेशवा को अगवानी के लिए सलामी दाग रही हैं। उस क्षण पेशवा की सेना में लड़ाई की कोई तैयारी न थी। रानी की आज्ञा पर रघुनाथ सिंह ने तुरंत तैयार हो जाने का बिगुल भी बजाया, परंतु उस नक्कार खाने में इस तूती की आवाज को कौन सुनता था। जब सिंधिया के गोलंदाजों ने पेशवा की छावनी पर ताक ताक कर गोलाबारी की, तब भगदड़ मच गई, परंतु रानी, उनके दलपति और सवार पहले से कमर कसे तैयार थे। तात्या टोपे को छावनी का बर्ताव करने के लिए कहकर रानी लक्ष्मीबाई सिंधिया सरकार की सेना पर केवल 200 सवार लेकर टूट पड़ी। कुछ गोलंदाज मारे गए, कुछ तोपें छोड़कर भागे। तात्या ने तुरंत अपनी छावनी के 2 भाग करके उसको गतिवान किया और उसे एक ओर हटा ले गया। वह इस विद्या में अत्यंत निपुण था। लक्ष्मीबाई के पराक्रम को और तात्या की दोनों टुकड़ियों को दूसरी दिशा से आता हुआ देखकर सिंधिया के वे 6000 पैदल मैदान खाली कर गए, परंतु 1200 भड़कीले सवारों का सपाटा पड़ा। थोड़ी देर तक तलवार चली और खूब चली, परंतु वे रानी के सवारों की टक्कर को न झेल सके, कटने और भागने लगे। जयाजी राव को तुरंत मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पहले राजमहल का रास्ता पकड़ा, फिर वह और दिनकर राव 2 एक विश्वसनीय सरदारों को लेकर धौलपुर होते हुए आगरा पहुंचे। वहां किले में उन लोगों को शरण मिली। राजा के आगरा चले जाने पर रानियां नरवर के किले में चली गईं। पेशवाई सेना ने हर्ष और गर्व के साथ नगर में प्रवेश किया। ग्वालियर की बिखरी हुई फौज एकत्र हो गई। उसने पेशवा को तोपों की सलामी दी और उसकी अधीनता में आ गई। पेशवा बड़े ठाट के साथ मांगलिक वाद्य बजवाता हुआ सिंधिया के राजमहल में पहुंचा और वहीं डेरा डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना शिविर नौलखा बाग में रखा। पेशवा के साथी सरदार शहर के भिन्न भिन्न महलों में जा उतरे। तात्या के दस्ते के लिए किले वालों ने फाटक खोल दिए। बहुत सी सामग्री हाथ आ गई। किले पर पेशवा का झंडा फहराने लगा। सिंधिया का खजाना कब्जे में आ गया। अब पेशवा के बराबर था ही कौन। पेशवाई सेना के कंपनी विद्रोही भाग ने रेजिडेंसी में आग लगाई और उसका माल असबाब लूट लिया। दीवान दिनकर राव
सरदार बलवंत राव और सरदार माहूकर की हवेलियों को भी, जो अंग्रेजों के पक्षपाती थे, खाक कर दिया। एक बार मन का बंधेज उठा कि फिर उसमें सीमाओं की पहचान न रही। शहर का लूटना भी आरंभ कर दिया, परंतु पेशवा को ठीक समय पर मालूम हो गया। उसने तात्या को भेजकर यह लूटमार बंद करवा दी। ग्वालियर के दरबारी पेशवा के अनुकूल थे और जनता का मन उसके साथ था। विजय के हर्ष और गर्व ने उसकी छाती और दिमाग को फुला दिया था, इसीलिए कायदे के साथ सिंहासन रूढ़ होने का निश्चय किया। ज्योतिषियों ने मुहूर्त शोध दिया। पेशवा की स्वराज्य कामना अपने निज के उत्थान के रूप में पलट गई। 3 जून को फूल बाग में एक विशाल दरबार किया गया। पेशवा ने राजसी कपड़े पहने, कानों में मोतियों के चौकड़े, गले में मोती जवाहरों के कंठे। शान के साथ चौबदारों के प्रणाम लेता हुआ मंगल ध्वनि के साथ सिंहासन रूढ़ हो गया। सरदारों ने ताजीम दी। पेशवा ने उसका अभिनंदन किया और खिलते बख्शी। 8 प्रधान और 1 प्रधानमंत्री मुकर्रर किए। तात्या टोपे को प्रधान सेनापति, अपने फौजियों को 20 लाख रुपया इनाम बांटा, असंख्य ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध करवाया। सहस्त्रों व्यक्तियों को तो रसोई बनाने के लिए ही नियुक्त करना पड़ा। भंग बूटी और शकर बादाम की पूरी योजना कार्यान्वित हुई। आनंद के इस तूफान में यदि कोई नहीं पड़ा तो लक्ष्मीबाई और उनके 5 नायक, उनकी लाल कुर्ती सेना अवश्य इनाम की भागी बनी। ग्वालियर का गायन वादन शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है, इसीलिए उसका अखंड उपयोग किया जाने लगा। नृत्य और गायन से दिन और रात ओत-प्रोत हो गए। ग्वालियर की ऐसी कोई भी नर्तकी और गायिका न थी जिसको अपने कला कौशल के दिखलाने का काफी अवसर और समय न मिला हो। कवि सम्मेलन और मुशायरे भी हुए, जिनमें कवि कल्पना ने शब्दों के पुल बांध बांध कर जमीन आसमान एक कर दिए। कोई पेशवा की तुलना रामचंद्र जी के साथ कर रहा था और कोई इंद्र के साथ। दूसरी ओर भांडों की नकलें जारी थी, जिनसे परिहास और अट्टहास के फव्वारे छूट रहे थे। रानी किसी उत्सव में शामिल नहीं होती थी। इस वैराग्य वृत्ति के कारण उनको उत्सवों में बुलाया ही नहीं जाता था। तात्या के मन के कोने में से एक दबी हुई वासना उमड़ पड़ी और वह भी अपने स्वामी पेशवा के साथ नृत्य गान के रस में डूब गया। नृत्य गान के एक बड़े उत्सव में रानी के सरदारों को हठ पूर्वक बुलाया गया। रानी ने अनुमति दे दी। मुंदर नहीं गई, बाकी गए। उत्सव में ग्वालियर की चुनी हुई प्रसिद्ध नर्तकियां और गायिकाएं बुलाई गई। गायन के साथ साथ नृत्य भी हुआ। पेशवा ने आज्ञा दी, गायन और नृत्य के साथ पूरा हाव भाव तो दिखलाओ। उन्होंने ब्यौरे के साथ विविध प्रकार का हाव भाव प्रदर्शन आरंभ किया। जूही मन लगाकर देख रही थी। गायन के तोड़ों को वह सूक्ष्मता के साथ जांच रही थी। ताल की परनों के साथ उसके पैर की उंगलियां घूम जाती थी और सम पर सिर हिल जाता था। एक जगह नर्तकी पखावजी के विलक्षण कौशल के कारण क्षण के एक अंश के पहले ही सम पर घुंघरू ठुमका गई। जूही ने त्योरी बदलकर मुंह बिचकाया। तात्या ध्यान के साथ नर्तकी के सुंदर रूप, कलापूर्ण नृत्य, मनमोही हाव भाव प्रदर्शन पर आंख गड़ाए था। जूही ने तात्या के इस ध्यान को परखा। एक बड़ी ग्लानि उसके मन में उठी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।